जादुई अनोखा छाता। कोमल और चिंटू नाम के दो भाई बहन अपनी चाचा और चाची के साथ रहा करते। उन दोनों की माता पिता नहीं थे, इसलिए चाचा चाची उन्हें अपने साथ लेकर आ गए थे। उनकी चाची बहुत ही चालाक थी। वह उन दोनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वह सिर्फ उन दोनों बच्चों को अपने घर में इसलिए रखा था क्योंकि उन दोनों बच्चों की बहुत अच्छी जायदाद थी, जिसकी वजह से उनकी चाची ने उन्हें अपने घर में रख रखा था। नहीं तो उनकी चाची उन्हें अपने घर से भी निकाल दे। लेकिन उनके चाचा रमेश बहुत ही भोले थे। वह उन दोनों बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। वह उन दोनों बच्चों को अपने ही बच्चे की तरह पालते थे। यह बात उनकी पत्नी रमा को अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वह कभी कभी गुस्सा हो जाया करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन रमा उन दोनों बच्चों से कहती है, अरे कोमल, जरा इधर मेरे पैर दबा, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। और तू चिंटू, जाकर मेरे लिए चाय बना कर ला। चाय अच्छी बनाना, नहीं तो सारी चाय तेरे पे ही डाल दूंगी। तुझे कितनी बार मैंने बोला है कि चाय थोड़ी ढंग की बनाया कर, लेकिन तुझे तो कुछ आता ही नहीं है। अगर तूने आज गंदी चाय बनाई तो मैं तेरे ऊपर पूरी चाय डाल दूंगी, फिर अपने चाचा को दिखाते रहना। यह बात सुनकर कोमल कहती है, अरे चाची, आपको तो पता ही है चिंटू को चाय बनाने अभी नहीं आती है, इसलिए मैं ही बना देती हूँ। आखिर वो अभी छोटा है, उसे कौन सा काम आएगा। अच्छा, अपने भाई को बचाना चाहती है, इसलिए ऐसे कह रही है। मुझे सब पता है किसे कौन सा काम आता है और किसे नहीं आता है, और किससे कौन सा काम करवाना है और किससे नहीं करवाना है। इसलिए चुपचाप तो अपना काम कर, नहीं तो मैं तुझे आराम करने के लिए कह दूंगी और सारा काम तेरे भाई से ही करवाऊंगी, फिर तो देखती रह जाएगी। यह बात सुनकर कोमल बिल्कुल चुप हो जाती है और अपनी चाची की पैर दबाने लगती है। उसके बाद चिंटू किचन में जाता है और चाय बनाकर लाता है। वह अपनी चाची को चाय देता है। उसकी चाची चाय पीते ही कप को नीचे फेंक देती है और गुस्से में बोलती है, अरे तूने आज भी इतनी बेकार गंदी चाय बनाई है। ऐसी चाय तो कोई कुत्ता भी ना पिए, जो तू इतनी बेकार चाय मेरे लिए बना के ला रहा है। मैंने तुझे पहले ही कहा था ना कि मैं तेरे ऊपर सारी चाय फेंक दूंगी, लेकिन इतनी गंदी चाय कि मेरा हाथ तो नीचे ही छूट गया। लेकिन अब मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, सजा तो मैं तुझे दूंगी। यह कहकर किचन में जाती है और गर्म पानी करके चिंटू के सर पर डाल देती है। चिंटू का शरीर पूरा जलने लगता है और चिंटू कहता है, अरे चाची, आपने तो मुझे जला ही दिया। आपको थोड़ी सी भी दया नहीं आती है क्या? मैं इतना छोटा हूँ, मुझे चाय बनानी नहीं आती है, तो आप मुझे जला देंगी क्या? चिंटू की ये सारी बात सुनकर रमा को और गुस्सा आ जाता है और वह चिमटा दिखाकर चिंटू को और मारती है, जिसे देखकर कोमल कहती है, चाची, मेरे भाई को छोड़ दीजिए, उसकी कोई गलती नहीं है। आप उसके बदले मुझे मार लीजिए, वह अभी छोटा है। प्लीज चाची, उसे छोड़ दीजिए। आज के बाद वह ऐसी गलती नहीं करेगा और आपसे जबान भी नहीं लड़ाएगा। अच्छा, चल, तूने तो माफी मांग ली, इसलिए मैं तुम दोनों को छोड़ रही हूँ, नहीं तो तेरे भाई को तो मैं जला जला के मार देती। अब तुम दोनों यहाँ से जाओ। अगर तुम दोनों यहाँ से नहीं गए तो पता नहीं मैं तुम दोनों का क्या कर दूंगी, इसलिए तुम दोनों यहाँ से जल्दी जाओ। उसके बाद दोनों बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। चिंटू बहुत रो रहा होता है। तब कोमल उसे सहलाते हुए कहती है, चिंटू, तुम्हें तो पता ही है कि हमारी चाची कैसी है, तो तुमने उनसे जबान लड़ाने की कोशिश क्यों की? देखा तुम्हें उन्होंने कितना मारा। अगर मैं बीच में नहीं आई होती तो वह तो तुम्हें जिंदा ही खा जाती। तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी तो समझदारी होनी चाहिए थी ना। आखिर तुम ही बताओ, तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं इस घर में रहकर भी क्या करूँगी? हाँ दीदी, यह सब तो मुझे पता है, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है?
मैं तो अपनी तरफ से अच्छी चाय बनाकर ले गया था और ऊपर से उन्होंने मेरे ऊपर गर्म पानी डाल दिया और जब मैंने सच्चाई का सामना किया तो उन्होंने मुझे चिमटे से मारा। आखिर मैं सच नहीं बोलूं तो झूठ बोलूंगा क्या? अब मैं ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मैं आपकी सारी बात मानूंगा और चाची से भी जवान नहीं लड़ाऊंगा। यह सुनकर कोमल खुश हो जाती है और अपने भाई से कहती है, चिंटू तुम अपना ख्याल रखो, तुम्हें तो हमारी चाची के बारे में पता ही है। वह एक गलती होती नहीं कि वह हमें मारना शुरू कर देती है, इसलिए तुम उनसे कुछ भी फालतू आज की बात मत बोलना। और हाँ, कल से हम जल्दी उठेंगे, हमें स्कूल भी जाना होता है। तुम्हें तो पता ही है कि चाची हमें जानबूझ के लेट करवा देती है ताकि हम स्कूल लेट जाएं और हमें टीचर से डांट सुननी पड़े। इसलिए कल से हम जल्दी उठेंगे और सारा काम करके जल्दी भी पहुंच जाएंगे। हाँ दीदी, आप सही कह रही हो, कल से हम जल्दी उठेंगे और जल्दी तैयार होकर स्कूल भी पहुंच जाएंगे। मास्टर जी हमें रोज रोज डांटते रहते हैं और क्लास के बच्चे भी हम पर बहुत हंसते हैं। अगले दिन कोमल और चिंटू सुबह जल्दी उठ जाते हैं और घर का काम सारा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। फिर वह स्कूल जाने लगते हैं कि तभी रमा कहती है, अरे तुम दोनों कहाँ चल दिए? तुमने घर का सारा काम कर लिया क्या? तभी कोमल कहती है, हाँ चाची, हमने घर का सारा काम कर लिया है और हम स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, फिर जाओ। अगर मैंने देखा कि अगर कोई काम नहीं ढंग से हुआ होगा तो मैं तुम्हारे आने के बाद तुम्हें धोऊंगी। और उसके बाद वह दोनों बच्चे जल्दी से स्कूल पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर मास्टर जी बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, अरे चिंटू और कोमल, आज तो तुम जल्दी आ गए, क्या बात है? नहीं मास्टर जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आज हम जल्दी उठे थे इसलिए हम जल्दी आ गए। और उसके बाद दोनों बहन भाई क्लास में बैठ जाते हैं और कुछ देर बाद स्कूल खत्म हो जाता है और उनकी छुट्टी का टाइम भी हो जाता है। बरसात का मौसम आ चुका था, इसलिए बाहर बारिश हो रही थी। सभी बच्चे अपना अपना छाता लेकर आए हुए थे, लेकिन चिंटू और कोमल के पास अपना छाता नहीं था, जिससे वे चिंतित थे। तभी चिंटू कहता है, अरे दीदी, हमारे पास तो छाता नहीं है, हम कैसे घर जाएंगे? अगर हम ऐसे घर गए तो हमारी किताबें तो सारी भीग जाएगी और हमारी अत्याचारी चाची हमें खूब मारेगी। वह तो पहले से ही चाहती है कि हम पढ़े लिखे नहीं, बस उनका काम करे। हाँ चिंटू तो सही कह रहा है, मेरे भी कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, हम कुछ देर यहीं पर रुके रहते हैं, शायद बारिश थोड़ी कम हो जाए, फिर चलेंगे। वह दोनों बहन भाई वहाँ पर कई समय तक खड़े रहते हैं और कुछ देर बाद बारिश थोड़ी कम हो जाती है और वे भागते भागते घर पहुँच जाते हैं। घर पर उन्हें भीगे पहुँचे हुए उनके चाचा रोहित उन्हें देख लेते हैं। तब वह उनसे कहते हैं, अरे बेटा, मुझे तो पहले ही पता था कि बारिश का मौसम आ चुका है और तुम्हें छाते की जरूरत होगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए 2 छाते लेके आया हूँ। कल से तुम यहीं से जाना। छाता देखकर दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और चाचा वहाँ से चले जाते हैं कि तभी रमा वहाँ पर आती है और वह दोनों छाते छीन लेती है और कहती है, अरे तुम दोनों छाता क्या करोगे? आखिर तुम दोनों को पढ़ना लिखना तो है नहीं, मैं तुम दोनों को पढ़ने भी नहीं दूंगी, तुम उसकी चिंता मत करो। कल से तुम भीगते हुए ही जाओगे और भीगते हुए ही आओगे। मैं तुम दोनों को ये छाता तो देने वाली नहीं हूँ, जाना है तो जाओ और नहीं जाना है तो मत जाओ। वह दोनों बच्चे कुछ नहीं कर पाते हैं और दुखी हो जाते हैं। अगले दिन बारिश हो रही होती है, लेकिन फिर भी वे भीगते हुए स्कूल पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें स्कूल में बहुत डांट पड़ती है और छुट्टी होते समय भी बारिश हो रही होती है। तब चिंटू अपनी बहन कोमल से कहता है, दीदी, आज भी बारिश हो रही है, अगर हम ऐसे ही भीगते रहे तो हम तो बीमार पड़ जाएंगे। अब बताओ हम क्या करें? कोई बात नहीं चिंटू, हम यहीं पर खड़े रहते हैं, हमारे पास तो और कोई चारा ही नहीं है।
तभी वहाँ से एक छाते वाला गुजर रहा होता है। वह उन दोनों बच्चों को ऐसे परेशान और खड़ा देखकर उनसे पूछता है, अरे बच्चों, तुम दोनों यहाँ पर क्यों खड़े हो? तुम तो बहुत परेशान भी लग रहे हो। उसके बाद कोमल उस छाते वाले को सारी बात बता देती है। तब छाते वाला उनसे कहता है, अच्छा बच्चों, मेरे पास तो अब ज्यादा छाते पड़े तो नहीं हैं, लेकिन ये एक छाता बचा हुआ है। ये मेरा ही छाता है, मैं इसे किसी को भी नहीं बेचता हूँ। लेकिन तुम्हारी मजबूरी देखकर मुझे भी तरस आ गया है तुम पर, इसलिए ये छाता मैं तुम्हें दे रहा हूँ। यह कोई ऐसा वैसा छाता नहीं है। तुम इसे जब भी खोलोगे, तुम इसमें आराम से दोनों भाई बहन आ जाओगे, और तुम जब भी इससे कहीं पर भी जाने की बात करोगे, वह तुम्हें आराम से आसानी से पहुंचा देगा। लेकिन अगर तुमने इसे खोलने से पहले कुछ भी नहीं बोला तो यह तुम्हें सीधा आसमान में ले जाएगा। दोनों बहन भाई इस बात को अच्छे से समझ जाते हैं और वह बहुत खुश हो जाते हैं। वह छाता पाकर वह दोनों उनका धन्यवाद भी करते हैं। फिर वह छाते वाला वहाँ से चला जाता है और खुशी खुशी दोनों बहन भाई उस छाते से कहते हैं, हे छाते, मुझे अपने घर पहुँचा दो। यह कहकर वह छाता खोलते हैं और वह छाता तुरंत उन्हें उनके घर पहुँचा देता है। उन्हें बिना भीगे आए हुए देखकर उनकी चाची को शक होने लगता है और वह मन में कहती है, अरे ये क्या, आज तो इतनी तेज बारिश हो रही है और ये तो बिना भीगे आ गए। जरूर इसके पीछे कुछ राज है। मैं कल ही इस बात का पता लगाती हूँ। और ऐसे ही अगले दिन वह दोनों बहन भाई तेज बरसात को देखकर वह छाता खोल के जाने लगते हैं कि तभी वहाँ पर रमा आ जाती है और वह छाता उन दोनों बहन भाई से छीन लेती है और उनसे कहती है, अच्छा ये बात है, अब मैं इस छाते की मदद से पूरा शहर और पूरी दुनिया घूमूंगी। तुम दोनों को ये छाता मैं देने वाली नहीं हूँ। अब तुम घर में जाओ, मैं तुम्हें कहीं पर भी जाने नहीं दूंगी। फिर रमा कुछ भी बिना बोले हुए वह छाता खोल देती है और वह उड़ने लगती है। वह सीधे सीधे आसमान में जाने लगती है, जिसकी वजह से उसे डर लगने लगता है और वह चिल्लाने लगती है, बचाओ मुझे, कोई बचाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं इतनी ऊपर उड़ रही हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर मैं गिरी तो सीधा ऊपर ही जाऊंगी। मुझे अभी इतनी जल्दी ऊपर नहीं जाना है, कोई मुझे जल्दी बचाओ। तभी कोमल उस छाते से कहती है, हे जादुई छाते, मेरी चाची को नीचे उतार दो, नहीं तो उन्हें चोट लग जाएगी। उनके सिवा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। एक वही है जो हमें एक वक्त की रोटी खिलाती है। प्लीज उन्हें वहाँ से नीचे उतार दो। छाता कोमल की बात सुनकर रमा को आराम से नीचे उतार देता है। तब रमा को अपनी गलतियों पर अफसोस होता है और वह अपने दोनों बच्चों से माफी भी मांगती है। यह सब देखकर वह जादुई छाता भी बहुत खुश हो जाता है और वह दोनों बच्चे अब बहुत अच्छे से पढ़ पाते और उन्हें घर का कोई भी काम नहीं करना पड़ा। सारा काम रमा करती और उन्हें अपने बच्चे की तरह पालती। जादुई मिट्टी के घर का जादू। एक गांव में दो भाई बहन रहते थे, टीना और सीनू। दोनों अभी बहुत उदास और परेशान थे, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही उनके माता पिता की मृत्यु एक बीमारी के कारण हो चुकी थी, जिसकी वजह से उनके घर में कुछ दिनों पहले तो राशन था, लेकिन अब बिल्कुल भी राशन नहीं था। वह भूख के मारे तड़प रहे थे। सीनू ने अपनी बहन से कहा, दीदी मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, ऐसा लगता है कि मुझे चक्कर ही आ जाएगा, जल्दी से मुझे कुछ खाने को दे दो, नहीं तो मैं तो भूख से ही तड़पता ही रह जाऊंगा। सीनू तुम थोड़ी देर इंतजार करो, मैं अभी पूरे घर में छान मारती हूँ, क्या पता मुझे कुछ खाने का एक दाना भी मिल जाए तो भी हमारा काम बन जाएगा।
टीना यह कहकर पूरे घर में खाने का अनाज ढूंढने लगती है, लेकिन उसे खाने के लिए एक दाना भी नहीं मिलता है। इन सब से परेशान होकर टीना रोने लगती है और कहती है, अब मैं क्या करूं? मुझे तो खाने का एक दाना भी नहीं मिला। मैंने इतना ढूंढा लेकिन मुझे एक दाना भी नहीं मिला। अब मैं परेशान हो चुकी हूँ। मुझे अब चिंता हो रही है। अब मुझे लगता है कि हमारे अब ऐसे ही दिन बीतेंगे। अब हमें भूखे ही रहना पड़ेगा और बहुत से दुख काटने पड़ेंगे। अभी हम कितने छोटे हैं, लेकिन ये भगवान भी पता नहीं हमें कौन कौन से दुख दिखा रहा है। अब मैं अपने भाई को क्या खिलाऊं? उसे बहुत तेज भूख लगी है। टीना इन सब बातों को सोच ही रही थी कि तभी वह दोबारा कहती है, मैं एक काम करती हूँ, अपनी बगल वाले घर में से ही कुछ खाने के लिए ले आती हूँ। शायद वह मुझे कुछ खाने के लिए दे दे। आखिर क्या पता उन्हें हम पर थोड़ी दया ही आ जाए। यह कहकर टीना अपने बगल वालों के घर में जाती है और उनसे कहती है, अरे आंटी, मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं है। क्या आप मुझे कुछ खाने के लिए दे सकती हो? दरअसल मेरे भाई को बहुत तेज भूख लगी है और उसे बहुत कमजोरी सी महसूस हो रही है। अगर उसने अभी कुछ खाना नहीं खाया तो उसकी ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसका इलाज करा पाऊँ। मैंने अपने घर में खाना ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन क्या करूँ, मेरे घर में तो खाना ही नहीं है। ढूंढने का भी तो कोई फायदा नहीं होगा। कृपया करके हमारी मदद करो और हमें कुछ खाने के लिए दे दो। अरे टीना, तुम्हें खाना ही चाहिए ना, तो इतना क्यों बोल रही हो? मैं भी तुम्हें 2 रोटियां दे देती हूँ। तुम अपने भाई को भी खिला देना और तुम भी खा लेना। वैसे मेरे पास भी ज्यादा खाना नहीं है, मेरे भी बच्चे हैं, मुझे भी उन्हें खाना देना होता है, इसलिए तो सिर्फ 2 ही रोटी ले सकती हो। यह कहकर टीना की पड़ोसन उन्हें 2 रोटियां दे देती है। टीना उन 2 रोटियों को लेकर अपने घर आ जाती है। टीना अपने भाई सीनू से कहती है, सीनू, तुम ये खा लो, मैं तुम्हारे लिए ये 2 रोटियां लेकर आई हूँ। तुम्हें बहुत तेज भूख लगी थी ना, लो जल्दी से ये खा लो, नहीं तो ये सूख जाएंगी। हाँ दीदी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से दो, मैं खाना खा लेता हूँ। सीनू यह कहकर वह दोनों रोटियां खा जाता है। टीना को भी भूख लगी थी, लेकिन वह कुछ भी नहीं कहती है और वह चुपचाप रहती है। लेकिन टीना इन सब बातों को सोचकर परेशान थी और वह मन में सोचते हुए कहती है, अरे आज हमारी पड़ोसन ने हमें 2 रोटियां दे दी, लेकिन देते समय भी वह अपना कितना रोब जमा रही थी। मुझे पूरा यकीन है कि कल वह हमें खाना नहीं देंगी, तो हम कैसे खाएंगे और कैसे रहेंगे। हमें जल्द से जल्द कोई काम कर लेना चाहिए, नहीं तो हमें ऐसे ही भूखा रहना पड़ेगा। तभी टीना को एक आइडिया आता है और वह कहती है, अरे माँ मुझे हमेशा खिलौने बनाना सिखाती थी, क्यों ना मैं खिलौने बनाऊं और उन्हें गांव में बेचा करूं। छोटे छोटे बच्चे जरूर हमारे खिलौने खरीद लेंगे। यह कहकर टीना छोटे छोटे मिट्टी के खिलौने बनाना शुरू कर देती है और वह बहुत सारे मिट्टी के खिलौने बनाती है और अगले दिन जब उन्हें वह देखती है तो वह सूख जाते हैं। फिर वह उन मिट्टी के खिलौनों को लेकर गांव में जाती है और कई गांव में जाने के बाद उसके कुछ खिलौने बिक जाते हैं और कुछ कमाई भी हो जाती है, जिससे टीना बहुत खुश हो जाती है और कहती है, अरे आज तो मेरे मिट्टी के खिलौने बिक गए। अगर ऐसे ही काम चलता रहा तो हमें एक वक्त की रोटी मिल ही जाएगी। चलो इतना ही काफी है, भगवान हमें जितना दे उतना ही हमें सब रखना चाहिए। उसके बाद टीना घर पहुंचकर कुछ खाना बनाती है और दोनों बहन भाई मिलजुल कर खाना खाते हैं। ऐसे ही समय बीतने लगता है। टीना का घर अब टूट टूट के गिरने लगा था। यह देखकर टीना परेशान हो जाती है और कहती है, अरे मेरा घर तो अब टूट टूट के गिरने लगा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह पूरा घर गिर जाएगा और हम तो बेघर हो जाएंगे।
अब हम कहाँ रहेंगे? मुझे इस बात की चिंता हो रही है। तभी वहाँ पर सीनू आ जाता है और कहता है, अरे दीदी, हमारा पूरा घर तो गिरे जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम तो इस घर से ही निकल जाएंगे। जल्दी से कुछ सोचो, नहीं तो हमारा जो छत का सहारा है वो भी गायब हो जाएगा। हाँ सीनू, मैं भी कुछ सोचती हूँ। मुझे भी इस बात की बहुत चिंता हो रही है। अरे दीदी, मेरे पास एक आइडिया है। आप एक काम करो, आपको मिट्टी के खिलौने तो बनाने आते ही हैं। आप हमारा मिट्टी का घर बनाओ। उसमें थोड़ा टाइम और थोड़ी मेहनत तो लगेगी ही। मैं आपकी मदद करवा दूंगा। हाँ सीनू, तू सही कह रहा है। हम अभी से तैयारियां शुरू कर देते हैं, नहीं तो पता नहीं ये घर कब टूट के गिर जाए। यह कहकर दोनों बहन भाई मिट्टी का घर बनाने लगते हैं और कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद उनका बहुत सुंदर मिट्टी का घर तैयार हो जाता है और वह उसमें खुशी खुशी रहने लगते हैं। लेकिन यह खुशी उनकी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती है, क्योंकि अब बरसात का मौसम आने लगा था, जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा करके टूट के पानी में बहने लगा था। यह देखकर दोनों बहन भाई उदास होकर घर के बाहर बैठे रहते हैं। तभी वहाँ से एक जादूगर जा रहा होता है उन दोनों बच्चों को, और दुखी होकर वह भी दुखी हो जाता है। वह कभी भी किसी बच्चे को रुलाना नहीं चाहता था और न ही वह किसी बच्चे को उदास और दुखी होते हुए देखना चाहता था, जिसकी वजह से वह जादूगर उन बच्चों से पूछता है, अरे बच्चों, तुम इतने दुखी और परेशान क्यों हो? अभी इतनी छोटी उम्र में अगर तुम ऐसे ही परेशान रहोगे तो तुम तो बहुत जल्दी बूढ़े हो जाओगे। जादूगर की बात सुनकर टीना कहती है, अरे जादूगर जी, हम इतने छोटे हैं, लेकिन हम पे इतनी सारी मुसीबतें हैं कि हम आपको बता ही नहीं सकते। बचपन में ही हमारे माता पिता गुजर गए और हम इतनी कड़ी मेहनत करके खिलौने बना के अपना गुजारा कर रहे हैं, और हमने इतनी मुश्किल से इतना सुंदर मिट्टी का घर बनाया, लेकिन इस बरसात के मौसम में हमारा घर अब टूट के बहने लगा है इस पानी में। ये हमारी चिंता का विषय नहीं तो क्या? हम अब हंसे क्या? अब आप ही बताइए, हम क्या करें? अगर ये ऐसे ही बहता रहा तो हम तो बेघर ही हो जाएंगे, और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम अपने लिए एक अच्छा सा घर बना सके। अरे बच्चों, बस इतनी सी बात, ये चिंता का तो विषय है, लेकिन इतनी भी बड़ी चिंता नहीं है। मैं एक जादूगर हूँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। मैं तुम जैसे छोटे छोटे बच्चों के आँखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ, इसलिए ये तुम्हारे मिट्टी का घर मैं बहुत मजबूत और बहुत अच्छा बना दूंगा, बिल्कुल सीमेंट और बालू से भी मजबूत, जो कि कभी नहीं टूटेगा, और इसमें तुम आराम से रह सकोगे। बल्कि इसमें तुम्हारे खाने की सुविधा और रहने की सुविधा बहुत अच्छी होगी। जादूगर की यह बात सुनकर सीनू बहुत खुश हो जाता है और वह बहुत खुशी से कहता है, क्या जादूगर, आप सही कह रहे हो? जल्दी करो, मेरा घर बहुत अच्छा बना दो। मैं अपना घर देखने के लिए बहुत खुश हूँ। सीनू की बात सुनकर जादूगर भी बहुत खुश हो जाता है और वह अपनी जादू की छड़ी निकाल के उनके घर पर जादू करता है और कहता है, हे मेरे जादू की छड़ी, इस घर को तू बना दे बिल्कुल पक्के वाला घर, जिसमें हर सुविधा हो और ये दोनों बच्चे खुशी खुशी इस घर में रह सके। जादूगर के ये कहते ही वह घर की स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। सीनू और टीना यह देखकर खुश हो जाते हैं और दोनों जादूगर को धन्यवाद करते हैं। जादूगर भी उनकी खुशी देखकर बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद टीना और सीनू उस घर में जाते हैं। उनके लिए वहाँ पर खाना भी रखा होता है। इन सब चीजों को देखकर दोनों बहन भाई बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी उस घर में रहने लगते हैं।